Yes, good morning all. Welcome to LearnX Nursing. This is Nikita here. Today we will discuss series number 21. Okay, just a minute. Okay. What says question number 1? An elective saline abortion has been performed on a 3 week प्राइमी ग्रेविडा. ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, 3 week प्रेग्नेंट प्राइमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम, जिसमें हम एक इलेक्टिव सलाइन अबॉर्शन कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट डज इट मीन इलेक्टिव सलाइन अबॉर्शन? यानी कि प्री प्लान. ठीक है, इट्स नॉट एन इमरजेंसी अबॉर्शन. फॉलोइंग प्रोसीजर द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच अर्ली साइड इफेक्ट. जब हम अर्ली सलाइन अबॉर्शन परफॉर्म करेंगे 3 week प्राइमरी ग्रेविडा वाली फीमेल में, तो हम जो नर्स है वो कौन से अर्ली साइड इफेक्ट के लिए अलर्ट रहनी चाहिए कि यस ये साइड इफेक्ट जो है इस पर्टिकुलर फीमेल में हो सकता है. वाटरी स्टेटी, थर्स्ट होगा फीमेल को, एडिमा होगा, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस होगा. सी, सबसे पहली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 week बोल रहा है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसमें हम क्या करते हैं? मेडिकल मेथड. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मेडिकल मेथड. हम मेडिसिन देकर अबॉर्शन करते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो 3 weeks प्राइमरी ग्रेविडा. बट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि 3 weeks प्राइमरी ग्रेविडा की फीमेल का इलेक्टिव सलाइन अबॉर्शन किया गया है. ठीक है, सो अगर इलेक्टिव सलाइन अबॉर्शन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? यस, elective saline abortion means intrauterine instillation of hypertonic solution. ठीक है, यूट्रस में एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इन्फ्यूजन किया जा रहा है. ठीक है, इंट्रायूटेराइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 20% NaCl. यस, इट इज एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये यूट्रस है, इसमें बेबी है. ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो दे दिया. अब जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मदर के यूट्राइन कैविटी में जाएगा, तो बेबी में से क्या हो जाएगा कि कंप्लीट फ्लूइड जो है, फीटल फ्लूइड, दैट विल एस्केप आउट. तो फीटस क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा एंड फीटस की वहां पे डेथ हो जाएगी. इस तरीके से इलेक्टिव सलाइन अबॉर्शन जो है वो हम करते हैं. ठीक है, फीटस विल डाई. अब जब फीटस जब डेथ हो जाएगा, फीटस का फ्लूइड भी जब बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा? वो कंप्लीट फ्लूइड जो है वो लीक आउट होने लगेगा एंड मदर को क्या होगा? थर्स्ट होगा. ठीक है, ड्यू टू यूज ऑफ hypertonic solution, mother will have feeling of thirst. ठीक है, हमने क्या किया? देखो, एक इलेक्टिव सलाइन अबॉर्शन किया, प्री प्लान अबॉर्शन किया 3 weeks प्रेग्नेंट प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में. ठीक है, कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट है, अर्ली साइड इफेक्ट, जिसके लिए नर्स को अलर्ट रहना चाहिए कि जो मदर है वो थर्स्टी फील कर सकती. बिकॉज whenever we are giving intrauterine instillation of any hypertonic solution, fetus will shrink because the fetus fluid will come out. ठीक है, एंड मदर विल फील थर्स्टी. हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्स्ट. नो वाटर स्टेटी, नो एडिमा विल बी देयर एंड नो डायबिटिक्स insipidus will be there. Clear? Okay. Next question. To facilitate maximum air exchange, the nurse should position the client in.
एक पेशेंट को हमें पोजीशन देनी है, इस तरीके से नर्स उस पेशेंट को पोजीशन अप करेगी कि वो मैक्सिमम एयर एक्सचेंज कर सके, ठीक है, लंग्स का एक्सपांशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके. So we will give high Fowler position, we will give orthopnic position, we will give prone position or we will give flat supine position. See, maximum gas exchange के लिए flat supine and prone कभी नहीं देते. Yes, high Fowler हम देते हैं and orthopnic भी देते हैं, but high Fowler से ज्यादा we always recommend orthopnic position. Why orthopnic position? सबसे पहली बात, orthopnic position होती क्या है? ऑर्थोपेडिक पोजीशन में हम क्या करते हैं? सिटिंग विथ लीन फॉरवर्ड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज ओवर कार्डियक टेबल. हम पेशेंट को बैठाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सामने की तरफ झुकने के लिए कहेंगे एंड जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, जो दोनों हाथ है, वो हम कार्डियक टेबल पे रखने के लिए कहेंगे. इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिक पोजीशन, ठीक है. एंड जब ऑर्थोपनिक पोजीशन होती है, व्हाट इट लीड्स टू, ऐसा करने से देयर इज मैक्सिमम expansion of lungs, and maximum expansion of lungs leads to maximum air, or we can say maximum gas exchange. So to facilitate maximum air exchange, the nurse should position the client in orthopnic position. Clear? Okay. Next question. Before completing a nursing diagnosis, the nurse must first, अगर हम सॉरी एक नर्स है जिसे अपना नर्सिंग डायग्नोसिस कंप्लीट करना है, उसके पहले वो क्या करेगी? शी विल राइट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, शी विल परफॉर्म एन असेसमेंट, शी विल प्लान इंटरवेंशन एंड शी विल परफॉर्म द इवैल्यूएशन. सी, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है. पेशेंट कम्स, व्हाट वी विल डू? वी विल डू असेसमेंट. हम सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, कंप्लीट हिस्ट्री असेस करते हैं, ठीक है. इसमें हम पेशेंट के वाइटल साइंस लेते हैं, फिजिकली भी पेशेंट को असेस करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, कंप्लीट असेसमेंट, जिससे कि हमको डाटा मिलता है. एंड उस डाटा के बेसिस पे व्हाट वी डू, वी फॉर्मुलेट अ डायग्नोसिस, ठीक है. जब हमारा डायग्नोसिस बन जाता है कि यस, दिस पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिलेटेड टू दिस कंडीशन एंड एज एविडेंस बाय आवर हिस्ट्री कलेक्शन, एज एविडेंस बाय आवर vitals taking, as evidenced by history from the relatives, ठीक है. देन उसके बाद हम क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं, हम गोल्स फॉर्मुलेट करते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर जो डायग्नोसिस हमने बनाया है उसके बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा पेशेंट के लिए. जब हमारे प्लान, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट हो जाते हैं, तब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं कि हम इंटरवेंशंस लेते हैं, ठीक है, उस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और प्लान को फुलफिल करने के लिए. एंड लास्टली हम क्या करते हैं? हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इंटरवेंशन हमने उस पर्टिकुलर पेशेंट की डायग्नोसिस के बेसिस पे लिए हैं, उसका क्या आउटकम निकला है, क्या वो उस पेशेंट की रिकवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है. एंड ये सब क्या है? दिस ऑल आर स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. ये एफओएन का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है. सो क्या करेंगे हम? क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे बिफोर डायग्नोसिस? नो. क्या इंटरवेंशंस पहले ही प्लान कर देंगे? नो. क्या इवैल्यूएशन डायरेक्टली प्लान कर देंगे? नो. वी विल फर्स्ट perform an assessment of that patient, then only we will be able to form or to formulate a nursing diagnosis for that patient. Clear? समझ में आया? Okay. Next question. The nurse is caring for a client who has diabetes insipidus. Okay, एक patient है जिसको diabetes insipidus है. The nurse would describe this client urine output pattern as, okay, in simple words they had asked कि एक patient को diabetes insipidus है and आपसे पूछा गया है कि उसका urine output pattern कैसा होगा. There will be anuria यानी कि absence of urine.
देयर विल बी ओलिगोयूरिया, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में ओलिगोयूरिया, लेस देन 200 ml पर डे, ठीक है, या फिर डिसयूरिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन यूरिन, या फिर पॉलीयूरिया मींस एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। सो क्या होता है डायबिटिक इंसिपिडस में? सी, डायबिटिस इंसिपिडस में क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीजेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन, एंड जब वाटर ही रीएब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली, कम होने लगेगा, तो उस पेशेंट में क्या होगा, पॉलीयूरिया, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसा यूरिन आउटपुट का पैटर्न रहता है इन डायबिटिक इंसिपिडस, इट इज पॉलीयूरिया। बट अब इसके रीजंस क्या होते हैं, बहुत सारे कॉजेज इसके हो सकते हैं, बट थ्री मेन थिंग्स हम देखेंगे। एक होता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसके वजह से क्या होता है ना कि जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है एंड पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस के लिए, ऑलवेज गिव डेस्मोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन। देन एक होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। What happens in nephrogenic diabetic insipidus? Deficiency of ADH receptors, जो ADH receptors है जो एक्टिवेट करते हैं ADH के फंक्शंस को, ठीक है, या फिर उसको स्टिमुलेट करते हैं कि ADH जो है वो पर्टिकुलरली अपने फंक्शंस करना चाहिए, यानी कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करना चाहिए, वो नहीं होगा, जिसके वजह से अगेन क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया। डेफिशिएंसी ऑफ ADH रिसेप्टर्स, ठीक है। एंड अब इसमें हम क्या देते हैं एज अ ट्रीटमेंट के लिए नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में, क्लोरथाइजाइड, ये एक्टिवेट करता है एडीएच के रिसेप्टर्स को एंड पॉलीयूरिया को कंट्रोल करेगा, बिकॉज इट विल लीड्स टू वाटर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अब डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, एक्सेसिव वाटर इनटेक, जो बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं इसलिए बहुत ज्यादा पॉलीयूरिया होता है। इसमें हमको क्या करना होता है, ओनली एंड ओनली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्लियर। सो क्वेश्चन क्या था, डायबिटिक इंसिपिडस में यूरिन आउटपुट का पैटर्न कैसा होता है, इट इज ऑलवेज पॉलीयूरिया, बिकॉज वहां पे एडीएच की डेफिशिएंसी होती है या फिर एडीएच के रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो कि एडीएच का मेन फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण डायबिटिक इंसिपिडस में हमको पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 16-year-old client reports a weight loss of 20% of her previous weight. एक 16-year-old client है, वो आपको कह रहा है कि मेरा जो पहले वेट था उससे मैंने 20% वेट डिक्रीज कर दिया है, लॉस कर दिया है, ठीक है। शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ फूड बींचेस फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग यानी कि पर्जिंग, ठीक है। एक ये पेशेंट क्या हिस्ट्री दे रही है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, ठीक है, ओवर ईटिंग लाइक बुलेमिया, ठीक है, एंड सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करती है बाद में कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, ठीक है। देन द नर्स शुड सस्पेक्ट अ डायग्नोसिस ऑफ, तो ये जो आपको सिनारियो दिया है उसके बेसिस पे आप इस कंडीशन को क्या डायग्नोसिस देंगे, देयर इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, there is anorexia hysteria, there is bulimia nervosa, and there is conversion reaction. See, it is not an conversion reaction. Second thing, हिस्ट्री क्या दी गई है कि वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करती है, एंड ओवर ईटिंग के बाद शी हैज अ थॉट कि कहीं वो मोटी ना हो जाए, इसीलिए व्हाट शी डूज, वो पर्जिंग करती है, ठीक है, अपने हाथ से ही मतलब अपने दो फिंगर्स को
गले में डाल के इंसर्ट सॉरी वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिंज ईटिंग हो रही है। और बिंज ईटिंग किसका नाम होता है दूसरा, दैट इज बुलेमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो वो खाना ही नहीं खाते हैं ये सोच के कि हम मोटे हो जाएंगे, बट बुलेमिया में क्या होता है, वो पहले तो बहुत सारा खा लेंगे, बाद में दे हैव एन अल्ट्रेशन थॉट कि कहीं वो मोटे ना हो जाए, इसीलिए दे डू द इंड्यूस वॉमिटिंग। क्लियर? सो ना ही एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा एंड ना ही एनोरेक्सिया हिस्ट्रिया पर्सनालिटी होगी। क्लियर? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बुलेमिया नर्वोसा। अब इस बुलेमिया नर्वोसा में एक चीज होती है दैट इज, जब ये इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं तब हमें एक रूजल साइन दिखता है। ये रूजल साइन क्यों होता है, एब्रेशंस, दिस इज ओनली सिंगल बी, ओके, एब्रेशन ओवर द नकल्स ऑफ पेशेंट्स हैंड। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंसीजर्स। बार बार वॉमिटिंग इंड्यूस करने के वजह से जब वो अपना हाथ गले में डालते हैं तो जो इंसीजर्स हमारे टिप है वो नकल्स के ऊपर ना ऐसे एब्रेशंस कॉज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रजल साइन। और ये रजल साइन किस में दिखता है, बुलेमिया नर्वोसा के पेशेंट में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 40-year-old client is admitted to the hospital for test to diagnose the cancer। ठीक है, एक 40-year-old पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में फॉर द टेस्ट, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जिससे उनको डायग्नोसिस करना है कैंसर का। सिंस हिज एडमिशन ही हैज बिकम डिपेंडेंट। एडमिशन से लेके वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट फील कर रहा था, डिमांडिंग हो रहा था, कहाँ पे, टू द नर्सिंग स्टाफ, मतलब कि हर एक छोटे छोटे चीज उस नर्सिंग स्टाफ ने ही उस पेशेंट के लिए करना चाहिए, वो जैसे जो जो बोलेगा दैट शुड फॉलोड बाय द नर्सेस। ठीक है, डिपेंडेंट एंड डिमांडेड टू द नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, अब द नर्स आइडेंटिफाइज दिस बिहेवियर एज विच डिफेंस मैकेनिज्म। अब नर्स ये बिहेवियर को देख के कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को मींस एनालाइज करेगी कि यस ये डिनाइल यूज कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा है, ये रीग्रेशन यूज कर रहा है, या फिर ये प्रोजेक्शन यूज कर रहा है। सी, सबसे पहली बात डिफेंस मैकेनिज्म जो हम सभी यूज करते हैं जब भी हमें कोई स्ट्रेस आता है, कोई एंजाइटी होती है, उस स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए हम अल्टरनेट मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो, किसी की डेथ हो जाती है, सो व्हाट वी डू, हम डायरेक्ट बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वी ऑलरेडी ऑलवेज डू डिनायल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट एंड डिमांडिंग हो रहा है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। डिनायल में क्या होता है, डायरेक्ट रिफ्यूजल, रिफ्यूज कर देते हैं किसी भी चीज के लिए। व्हाट हैपेंस इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अनकॉन्शियसली जो थ्रेटनिंग इंपल्सेस है, ठीक है, वो उसको लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियसली ट्रांसफर थ्रेटनिंग इंपल्सेस टू लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट वी डू इन रिग्रेशन, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, यस रिग्रेशन में हमारा एकदम चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। हम ऐसे मतलब एकदम अर्ली जो हमारा पीरियड होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड, उसमें हम चले जाते हैं एंड वी आर लाइक डिपेंडेंट, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए ना हम सामने वाले पर्सन पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इन रिग्रेशन व्हाट हैपेंस, चाइल्डिश बिहेवियर, डिपेंड हो जाते हैं सामने वाले पे। व्हाट हैपेंस इन द प्रोजेक्शन, यस प्रोजेक्शन में क्या होता है, ब्लेम शिफ्टिंग टू अदर्स। मैंने कोई एक ऐसी गलती कर दी है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है, मैं दूसरे पे ब्लेम कर रही हूँ कि नहीं ये तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। सो इट इज व्हाट, ब्लेमिंग शिफ्टिंग टुवर्ड अदर्स फॉर अनवांटेड बिहेवियर। आई एम राइटिंग फॉर द प्रोजेक्शन हियर। ब्लेमिंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स अदर्स फॉर
अनवांटेड बिहेवियर। अब हमारे क्वेश्चन में सिनारियो क्या था कि पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, एंड डिमांडिंग हो रहा है। सो कौन सा होता है यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म, विच डिफेंस मैकेनिज्म ही यूजेस रीग्रेशन, चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है, ठीक है, डिपेंड हो जाता है एंड डिमांडेड हो जाता है टू द नर्सिंग स्टाफ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डिस्पोज्ड बाय। अगर हमें साइटोटॉक्सिक एजेंट्स या फिर जो एक्सपायर्ड ड्रग्स है उनको डिस्पोज करना है तो कौन से मेथड से करेंगे? वी विल डू डंपिंग, we will do autoclave, we will do incineration और we will do none of the above। सबसे पहली बात, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड एजेंट्स किसमें हम डालते हैं? येलो बिन में। येलो बिन का ट्रीटमेंट हमेशा क्या होता है? इंसिनरेशन, हम इसको एश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसिनरेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स which of the following is the top of the pyramid? ठीक है, मास्लो हायरार्की का पिरामिड होता है, तो इसमें सबसे टॉप में क्या रहता है? स्टीम रिकॉग्नाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड, बिलोंगिंग एंड अफेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड क्या होता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड क्या होता है? लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ क्या होता है? सेल्फ स्टीम। एंड लास्टली क्या होता है टॉप ऑफ द पिरामिड में? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं, दैट इज सेल्फ, एक तो मोस्ट प्रायोरिटी और एक लीस्ट प्रायोरिटी। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है ये होती है हमारी लीस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स, एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर मोस्ट प्रायोरिटी कौन सा होता है? दिस फिजियोलॉजिकल नीड्स, मोस्ट प्रायोरिटी। दिस आर द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। ये तीन चार क्वेश्चन हमेशा मास्लो हायरार्की नीड से आते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a trainee nursing student while working in orthopedics ward puts the following things in the yellow bag। ठीक है, वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में काम कर रही है एंड अब उसने कुछ वेस्ट डिस्कार्ड किया है, कहाँ पे? येलो बैग में। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट हैव बीन पुट इन द येलो बैग। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो येलो बैग में नहीं डालना चाहिए था? वुंड ड्रेसिंग, यूरिन बैग, एक्सपायर्ड मेडिकेशन या फिर ब्लड स्टेन्ड कॉटन बैग। यस, वेरी गुड, यूरिन बैग, बिकॉज ये किस में जाता है? रेड बिन में, एंड बाकी सब किस में जाते हैं? येलो बिन में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द स्वैब कलेक्शन फॉर COVID-19, okay, the healthcare professional ask you to tilt your head approximately to what degree। आपसे ये पूछा गया है कि जब COVID-19 के लिए आप स्वैब ले रहे हो, पेशेंट का सैंपल ले रहे हो थ्रोट स्वैब का, तो उसके हेड को कितना डिग्री टिल्ट करोगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री और 15 डिग्री। सबसे पहली बात, हम सैंपल कहाँ से लेते हैं? नेजो हम लेते हैं नेजोफेरेंजियल सैंपल, एंड नेजोफेरेंजियल सैंपल लेने के लिए हमें 70 डिग्री टिल्ट करना होता है हेड टू बैक साइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री यू हैव टू टिल्ट द हेड। क्लियर? सी, इस तरीके से जब हम सैंपल ले रहे हैं, सो कितना डिग्री? 70 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। जब आप सैंपल लेते हो, स्वैब लेते हो, तो यू हैव टू डू 4 टाइम्स राउंड इन सर्कुलर मोशन। 4 टाइम्स राउंड इन, आपने एक बार स्वैब इंसर्ट कर दिया तो आपको उसको 4 टाइम्स राउंड करना है इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, कितने सेकंड के लिए वो स्वैब नेजोफेरिंग्स एरिया में रहना चाहिए? फॉर 15 सेकंड्स। फॉर 15 सेकंड्स रिमेन स्वैब इन नेजोफेरिंग्स। और ये ऐसा हमको क्यों करना है? फॉर एक्यूरेट सैंपल। अगर हमें एक एक्यूरेट सैंपल फॉर COVID-19 के पेशेंट के लिए लेना है तो हमें 4 टाइम्स राउंड करना इन सर्कुलर मोशन। 15 सेकंड के लिए वो स्वैब को हमको
उस नेजोफेरिंग्स एरिया में रखना है एंड 70 डिग्री वी हैव टू टिल्ट द हेड एट द बैक साइड. Clear? Okay. So thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you. Okay. Thank you.